अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज हम आपको दो बड़ी खबरें देंगे। एक तो ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी है, इसका क्या फ्यूचर है और इसके लिए क्या गोल्स तय किए गए हैं इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, और इसको क्या कितनी नशिस्तें दिलवाने पर इस वक्त गौर जारी है, ये हम आपको आज बताएंगे। इसके अलावा दूसरी जो हम आपको ख़बर देंगे वो है जो कराची में अब मेयर का इलेक्शन होने जा रहा है, तो वहाँ पर क्या होने जा रहा है हम इस पर भी आपको बताएंगे। जबकि प्रोग्राम के आगाज़ में हम ज़रा इमरान खान साहब के ऊपर कमेंट करना चाहेंगे, जो उन्होंने कल स्टेटमेंट दी कि मैं तो आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूँ, मुझसे बात नहीं कर रहे। मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि मुझसे बात करें, लेकिन वो बात नहीं कर रहे। खान साहब का बुनियादी मसला ही ये है। खान साहब जब से 2011 से उनमें हवा भरी गई जनरल शुजा पाशा की तरफ से, उनको लगता है कि इक़्तिदार, इख्तियार और जिसे कहते हैं वो इम्प्यूनिटी, जिसमें आप जो मर्जी करें और आपको पूछे ना, वो सिर्फ और सिर्फ फौज दिलवा सकती है। पाकिस्तान के अगर निज़ाम को देखा जाए तो ये अभी तक तो यही हो रहा है। लेकिन जब तक पाकिस्तान की सियासी अशराफिया इस म्यूजिकल चेयर के खेल से खुद को बाहर नहीं निकालेगी और नहीं कहेगी कि ताकत का सरचश्मा सिर्फ अवाम है और हमें सिर्फ अवाम से वोट लेना है, और अपने सियासी हरीफों से ही अगर कभी डायलॉग भी करने हैं तो करने हैं, इस्टेब्लिशमेंट की सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो वो बनी हुई है वो ख़त्म नहीं होगा। और इसके लिए आपको ये साइकिल तोड़ना होगा। खान साहब 2014 में भी धरना दिया हुआ था, रोज़ उधर बेशर्मों की तरह कंटेनर पर नाच रहे थे कि एम्पायर की उंगली, एम्पायर की उंगली। वो इनके बाप की उंगली नहीं थी, वो जनरल राहील शरीफ की उंगली थी जो ये रोज़ उठाने की बात करते थे। और इनको रोज़ जनरल जहीरुल इस्लाम, उस वक्त का जो DGI था, वो कहता था कि कल अंपायर की उंगली खड़ी होगी तो परसों खड़ी होगी, और ये रोज़ कंटेनर पर खड़े होकर शुरू होते थे। और इतने बेशर्म है कि उसके बाद ये फिर कहते रहे कि नहीं, वो मैं अंपायर की उंगली अल्लाह की उंगली को कह रहा था। कितने बेशर्मी से आपने एक अल्लाह मियाँ से जा मिलाया उसको। ये खान साहब का करेक्टर है कि झूठ बोलने पे आए तो इस लेवल का बोलते हैं। पर आज भी हम नहीं भूलते कि जब राहील शरीफ ने उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब से इजाज़त लेके, जनरल राहील शरीफ ने जब इमरान खान साहब को GHQ आने की दावत दी, तो आप वो वीडियो कभी नहीं भूल सकते कि किस तरह से इमरान खान साहब हंसते हुए और इतनी खुशी उनके चेहरे पर है, वो जाकर गाड़ी में बैठते हैं। जहांगीर तरीन जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे GHQ जाने के लिए, आर्मी हाउस जाने के लिए, और इस तरह ग्लो कर रहा है उनका चेहरा कि जैसे उन्होंने फतह हासिल कर ली। यानी कि उस वक्त इनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गोल ये था कि आर्मी चीफ मुझे अपने सामने बिठा ले। और ये उस वक्त भी जनरल राहील शरीफ से जाकर यही मांगते रहे कि आप इस हुकूमत को घर भेजें और इलेक्शन कराएं। तो जनरल राहील शरीफ ने कहा जी मैं नहीं कर सकता, ये मेरा मैंडेट नहीं है। यही मुतालबा ये जनरल कमर बाजवा से मुलाकातें करके करते रहे, जो उन्होंने खुद भी एतराफ़ किया। जनरल कमर बाजवा ने भी बताया कि ये मुझे जो उसके बाद ऐवान सदर में जो मुलाकात हुई सदर आरिफ अलवी की मीडिएशन पर, और जो मुलाकात हुई F8 के वो सेफ हाउस में, तो वहाँ में भी खान साहब यही कहते रहे कि मैं आपको लाइफ टाइम एक्सटेंशन देता हूँ, आप सारी उम्र आर्मी चीफ रहेंगे, आप इस हुकूमत को निकाल दें। तो उन्होंने कहा मैं क्यों निकालूँ, ये क्या आप कह रहे हैं। तो ये खान साहब अब कहते हैं कि ये मुल्क की मईशत की जो हालत होगी, ये मुल्क चल नहीं पाएगा, मुझसे आर्मी चीफ मुलाकात करें। नहीं कि उन्होंने अब आर्मी चीफ से मुलाकात करें, कहना कि देखो मईशत तबाह हो गया है, तो आप इस हुकूमत को निकालो, इलेक्शन करवाते हैं और मुझे मेरी पार्टी को छोड़ दो और मुझे हुकूमत बनाने दो, मेरा साथ दो। ये मुलाकात आपने करके जनरल आसिम मुनीर से भी कहना है। मतलब कब आप जमहूरियत पसंद बनेंगे। इसीलिए मैं इनके जो पैरोकार हैं, ये जो इधर उधर लोग बातें करते हैं, मैं कहता हूँ ये नहीं है, ये एक नार्सिस्ट और एक फाशिस्ट इंसान है इमरान खान साहब। ये यकीन ही नहीं रखते जमहूरियत में, ये यकीन ही नहीं रखते सियासी निज़ाम में। ये सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं, इमरान सुप्रीमेसी मांगते हैं और उसके लिए सब कुछ करते फिर रहे हैं। वरना अब तो
उन्होंने भिगो भिगो के जूते आपके मुंह पे मारे, आपकी पूरी पार्टी तोड़ के खत्म कर दिया, अभी भी आपको उनसे डायलॉग का शौक है? अब तो कम से कम कहें कि मैंने मियां नवाज शरीफ से डायलॉग करना है, मैंने मियां शहबाज शरीफ से डायलॉग करना है, मैंने आसिफ जरदारी से डायलॉग करना है, मैंने बिलावल भुट्टो से डायलॉग करना है, मैंने मौलाना फजल रहमान से डायलॉग करना है, मैंने इन लोगों से डायलॉग करना है। अब आज के बाद मैं फौज की तरफ नहीं देखूंगा। वो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की खूबसूरती ये थी, और उसी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में जिसमें तय हुआ था कि सियासी जमातें किन हदूद में रह के खेलेंगी कि फौज को मुदाखलत का मौका ना मिले, उसी से डर के फिर फौज ने आपको खान साहब खड़ा किया था, और आप फिर सारी उम्र उस चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के चोरों का मुआहदा कहते रहे, उस शेख रशीद गेट नंबर 4 के पूडल के कहने पर। काश उस वक्त आपने सीखा होता कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी बहुत दूररस नताइज के हामिल दस्तावेज है, और इसका सियासतदानों को हिस्सा बनना चाहिए बजाय इसके कि इसको अपोज करना चाहिए। और आज भी आप देख रहे हैं फौज की तरफ, नहीं 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 मुझसे बात करने, जनरल आसिम मुनीर मुझसे बात नहीं करते। वो क्यों आपसे बात करें? आपने उनको ह्यूमिलेट करके निकाला डीजीआईएसआई की पोजीशन से, आप उनकी आर्मी चीफ का तैनाती में आप रुकावट बनते रहे। जो कर सकते थे आपने पूरी कोशिश की, आपने जनरल राहील शरीफ को जनरल कमर बाजवा को एक्सटेंशन की ऑफर की, सिर्फ इसलिए कि ये आर्मी चीफ ना बन सके जनरल आसिम मुनीर। आपने निजी महफिलों में, जिसमें इवन के सहाफ़ियों से, जो इंटरनेशनल मीडिया के सहाफ़ी से, उनसे मुलाकातों में इधर बनी गला में उनको कहा कि मैं जनरल आसिम मुनीर के अलावा किसी को भी आर्मी चीफ एक्सेप्ट कर सकता हूं, उनको नहीं करूंगा। फिर आपने पूरा लॉन्ग मार्च किया जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रोकने के लिए, और उसके बाद अब फिर जब वो आर्मी चीफ बन गए, आपने 9 मई तक जगह जगह पे पूरी कोशिश की किसी तरह से उनको डिस्टेबल करें, फौज के अंदर ग्रुप बंदी करवाने के पूरा आपने खेल खेला, और 9 मई भी आपका यही शख्स कोशिश थी। उसके बाद अब कहते हैं कि वो आपसे मिले, आपसे बात करें। भाई आपको समझ आ जाना चाहिए, आपकी पूरी पार्टी तोड़ी इसलिए गई है कि आपको सियासी तौर पर खत्म करना है। आप बताएं, उन्होंने आपसे बातचीत मुलाकात तब करते जब फौज ने आपको दोबारा स्पेस देनी होती तो वो आपसे बात करते। उन्होंने स्पेस ही नहीं देनी तो बात क्यों करेंगे? आप बैठ के मीडिया पे लगे तो है मुझसे आर्मी चीफ बात नहीं करते, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं। यूर यूर आपको भी रियलाइज नहीं हो रहा कि आपका चैप्टर बंद हो रहा है। अब इसके बाद हम आगे आते हैं, जो एक तो कराची के मेयर के इलेक्शन में अगर आप देखिए तो जो पीटीआई के कराची के जो नए प्रेसिडेंट तैनात हुए थे अकरम चीमा, ये इससे पहले आफ्ताब सिद्दीकी थे प्रेसिडेंट, लेकिन आफ्ताब सिद्दीकी जब रिज़ाइन दे गए 9 मई के बाद, तो फिर इमरान खान साहब ने इनको प्रेसिडेंट बनाया था। और ये अभी जो मेयर का इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें जमात इस्लामी की तरफ से हाफिज़ नईमुर रहमान और पीपल्स पार्टी की तरफ से मुर्तज़ा वहाब साहब कैंडिडेट हैं मेयर के, और पीटीआई ने हमायत का वैसे तो ऐलान कर रखा है जमात इस्लामी का, और अगर पीटीआई और जमात इस्लामी की अगर वोट मिल जाए तो हाफिज़ नईमुर रहमान मेयर कराची बन सकते हैं। लेकिन 9 मई के बाद पीटीआई के बहुत से जो कराची की यूसीज और चेयरमैनों में इधर उधर जीते हुए लोग हैं, उनकी एक बड़ी तादाद इस वक्त पीटीआई से अलहदा हो चुकी है। उन्होंने उस तरह ऐलान नहीं किया, लेकिन वो अलहदा हो चुके हैं, और वो अब पीटीआई की डायरेक्शन पर जमात इस्लामी को वोट नहीं करने जा रहे, जिसके बाद हाफिज़ नईमुर रहमान साहब के बनने के चांसेस घटते जा रहे हैं। और इसी पर काम कर रहे थे चौधरी जो अकरम चीमा साहब, और उसके लिए वो मुलाकातें कर रहे थे और पीटीआई के लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे थे कि वो लापता कर दिए गए। उनका लापता होना भी फिर एक बहुत बड़ा इशारा है कि इसका मतलब है कि पीटीआई के जो लोग होंगे वो हाफिज़ नईमुर रहमान साहब को वोट नहीं कर सकेंगे, या हो सकता है बहुत से ऐसे भी होंगे जो वोट कर देंगे पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को, मुर्तज़ा वहाब साहब को। तो इस सूरत में मुर्तज़ा वहाब साहब का जो कराची का मेयर बनने का जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा रोशन हो गए हैं, और गालिबन वो बन जाएंगे। अब इससे हम आगे आते हैं, वो है जो खबर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी।
इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, आपको पता है वैसे तो नाम ही बहुत, मेरे तो हमेशा नाम सुनते तो हंसी छूट जाती है। मतलब जैसे ये किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं, किसी पॉलिटिकल पार्टी का मंशूर है जैसे। और जैसे आज अब्बास नासिर साहब ने लिखा कि उन्होंने कहा कि यार अगर इस तरह किंग्स पार्टीज बनाई जाती हैं और इस तरह इस्टेब्लिशमेंट जोड़ जोड़ के पार्टियां बनाकर अगर मुल्क में इस्तेहकाम ला सकी होती, तो फिर अब तक बाप पार्टी ये इस्तेहकाम ले आती, पीपल्स पार्टी पेट्रियाट ले आती, वो काफ लीग ले आती, ठीक है, या कि इवन कि ये पीटीआई ही ले आती। पीटीआई भी तो उन्होंने बनाई थी 2011 में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने। तो इस तरह तो इस्तेहकाम नहीं आते होते, लेकिन खैर वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें, क्योंकि अब फ़िलहाल इदारे का इंटरेस्ट हर चीज़ के ऊपर अब जैसे कहते हैं ना मुकद्दम हो गया। और उसमें यह है कि अब ये देखा जा रहा है कि जो तमाम पीटीआई को छोड़ने वाले 100 से ज़्यादा एमएनएज़ और एमपीएस जिन्होंने इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ज्वाइन की है, जो अंदरूनी ज़राए हैं इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, वो तो ये दावा कर रहे हैं कि उनकी इंक्लाइनेशन नून लीग की तरफ है और वो इलेक्शन के बाद नून लीग को ज्वाइन करेंगे और हुकूमत बनाएंगे नून लीग के साथ मिलकर। लेकिन ये तो अभी उनकी साइड की स्टोरी है। हमने इस पर और भी काम किया है कि ये क्या है। तो ये कहा जा रहा है कि फ़िलहाल ये देखा जा रहा है इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को 30 से 50 के बीच में कौमी असम्बली की नशिस्तें दिलवाई जाएंगी या दी जाएंगी। और क्योंकि अदरवाइज तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का कोई अपना वोट बैंक नहीं है ना। जहांगीर तरीन साहब का कौन सा वोट बैंक है, आप बताइए ना। वो तो लोधरा में अपना इलेक्शन हार जाते थे। बाकी भी इनमें से किसका अपना कोई वोट बैंक है? हाँ, पर्सनैलिटी वोट बैंक थोड़ा बहुत होगा, लेकिन पार्टी का वोट बैंक तो नहीं है। तो फिर अगर ये नशिस्तें जीतेंगे भी तो वो जितवाई जाएंगी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। तो वो 30 से 50 के करीब नशिस्तें, इसी नंबर के बीच में कहीं वैरी करता है, जो नशिस्तें इनको दी जाएंगी। और ये नशिस्तें इतनी अगर इस जमात के पास आ जाएंगी तो जो अगला जो सेटअप आएगा, जो हुकूमत आएगी, उस पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का फिर अपर हैंड होगा। और वो अपर हैंड इसलिए होगा कि ज़ाहिरी बात है, जब एक हुकूमत जो भी सेंटर में बनाएगा, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के 30 से 40 वोट उसके लिए बहुत क्रूशल होंगे। तो अगर वो क्रूशल वोट लेगा अपनी सिंपल मेजॉरिटी पूरी करने के लिए, यानी कि 172 प्लस नंबर लाने के लिए, तो ज़ाहिरी बात है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उसको हमेशा एक बैसाखी की तरह उसके साथ रहेगी। और जब अगर वो हुकूमत मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के डिज़ाइन से हटती है या उनकी सुप्रीमेसी को कहीं पर भी चैलेंज करती है या उनकी मंशा के मुताबिक नहीं चलती, तो वो सिंपली इस पार्टी की तरफ देखेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी उस हुकूमत से अलहदगी का ऐलान कर देगी और वो हुकूमत धड़ाम से गिर जाएगी। तो उसको अगर 5 साल पूरे करने होंगे तो 5 साल उसको मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से ही बना के रखनी होगी। उसमें फिर आर्मी चीफ़ का किरदार बहुत अहम हो जाएगा। आर्मी चीफ़ की ज़रूरत बहुत बढ़ जाएगी उस हुकूमत को अपने आपको चलाने के लिए। और फिर इसी में फिर आर्मी चीफ़ के ओहदे की मियाद और सब कुछ भी मामलात होंगे। फिर तो सी भी देखी जा सकती है आर्मी चीफ़ के लिए, सब कुछ देखा जा सकता है। इट्स टू अर्ली टू से, लेकिन डिज़ाइन तो फिर इसी तरफ जाता नज़र आता है। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।